नमस्कार, मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और आप इस वीडियो में पढ़ेंगे 10 बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। यदि आप एनिमल किंगडम पे विजय पाना चाहते हैं, फतह पाना चाहते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम से 2 क्वेश्चंस आएंगे नीट में। यदि आप ये 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं सही से, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं पिछले 9 सालों से बच्चों को नीट की प्रेपरेशन करा रही हूँ, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में भी और ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स में भी, और आज तक बहुत सारे बच्चे मेरी कोचिंग का फ़ायदा उठाकर MBBS कॉलेजेस में पहुँच चुके हैं। दे आर ऑन देयर वे टू बिकम डॉक्टर्स। हमारा चैनल नीट कैटेगरी को स्पेसिफिकली केटर करता है। हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं लाइव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। आप जैसे ही ये लिंक डालेंगे, यदि आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हो जाइए, क्योंकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस इस चैनल पर आती हैं। हालांकि आप अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, बट कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिस हो जाती हैं जो हम टेलीग्राम पे बच्चों को कन्वे करते हैं। अनअकैडमी प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए इस वक्त जानने के लिए, यदि आप नीट को लेकर सीरियस हैं तो। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है, डिफ़िकल्टी लेवल जिसका अब बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, परंतु कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर साल 15 से 17 लाख बच्चा अभी एक्सपेक्टेड है 2020 में नीट में बैठने के लिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपके पास एक कटिंग एज होना चाहिए दूसरों से आगे, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, ये मैटर करता है कि आपको दूसरों से ज़्यादा कितना आता है। बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन। एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं आपको अचीव करनी है, आपको इतने बच्चों से बेटर परफॉर्म करना है। तो अनअकैडमी प्लस एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका पहला फ़ायदा तो ये कि आपका समय बचता है, आपको आने जाने के लिए समय नहीं लगाना पड़ता। दूसरी बात, अनअकैडमी प्लस पर मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी, +1 का भी, +2 का भी, जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी। और सिर्फ पढ़ाऊंगी ही नहीं, मैं तुम्हें लर्न कराऊंगी, मैं तुम्हें रटवा दूंगी NCERT की एक एक लाइन, जिसका फ़ायदा तुमको ये होगा कि 50% बोझ तुम्हारे सर से हट जाएगा नीट का, क्योंकि 50% सिलेबस बायोलॉजी है। तो मैं तुम्हें जब बायोलॉजी में इतना प्रोफिशिएंट बना दूंगी, जब सब कुछ ही तुमको लर्न करा दूंगी, सब कुछ ही समझा दूंगी, तो तुमको डील करने की जरूरत होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तुम डील करोगे हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। 40 टीचर्स आर राइट नाउ टीचिंग एट अनअकैडमी प्लस। उसमें बहुत सारे नामी गिरामी केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर्स हैं। DC पांडे सर खुद पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर इस वक्त फिजिक्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जिम्मा इन टीचर्स का होगा। बायोलॉजी का जिम्मा मैं लेती हूँ, आपको निश्चिंत कर दूंगी मैं बायोलॉजी से। यदि आप वैसे वैसे पढ़ाई करोगे जैसे जैसे मैं आपको कह रही हूँ, तभी हो पाएगा ये। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा। देन हर संडे हम आपको एक टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट देंगे, जो कि 720 मार्क्स का होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। यदि तुमको प्रैक्टिस नहीं है तो नीट में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, कितना भी तुम्हारा नॉलेज हो। यदि तुम्हें ये नहीं पता कि नीट 3 घंटे के अंदर इतना सारा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और प्रेशर के अंदर कैसे करना है परफॉर्म, तो नीट की तैयारी पूरी नहीं है। जो भी बच्चा इंडिया में जहाँ भी बैठा है, चाहे तुम ये सब्सक्रिप्शन लो चाहे नहीं लो, अपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो बच्चों। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दो 720 मार्क्स का, ताकि तुम्हारी आदत बनी रहे। तो अनअकैडमी प्लस आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज देता है। +1 +2 ड्रॉपर्स के लिए सबके अलग है। तो हर हफ्ते टेस्ट दोगे, देन आप मुझसे अपना रिजल्ट जो है वो डिस्कस करोगे। ये सभी चीज़ें पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी प्लस का। वो सब्सक्रिप्शन अभी 6 महीने रह गया है नीट में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन तुम्हें सिर्फ 21,600 रुपये में मिलता है, सिर्फ 21,000 में। कैसे लेना है मैं तुमको बता देती हूँ, सुनिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फ्रंट पेज पे जाके प्लस पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक कर देना। वहाँ पे नीट एंड एम्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर तुमसे पूछेगा कितने समय के लिए तुम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। अभी जो नीट 2020 का इमीडिएटली जो नीट देने वाला बच्चा है, वो 6 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन लेगा। 2020 वाला जो बच्चा है, ठीक है। जो +1 का बच्चा है वो 12 मंथ्स या 24 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन लेगा।
6 महीने की फ़ीस 24,000 रुपीज़ है, 1 ईयर की फ़ीस 30,000 रुपीज़ है। अब मैंने कहा था 24,000 की जगह मैंने तो 21,000 कहा था, 21,600। तो इसको कम कैसे करना है, एक छोटा सा कोड है, वो कोड डालते ही और बहुत फ़ायदे मिलेंगे तुमको। जो फीस कम होगी वो तो तुम्हारी होगी ही होगी। देखिए, मान लीजिए आपने 1 ईयर वाला क्लिक किया तो आपको यहाँ पे 30,000 फीस दिखाएगा। आपको 30,000 पे नहीं करनी है, आप ये कोड डालेंगे ऋतु लाइव। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे ऋतु लाइव, पहली बात तो मेरी तरफ से आपको 10% ऑफ मिलेगा आपकी फीस में। जैसे 1 ईयर की फीस पहले 30,000 थी, 10% ऑफ करो 27,000 हो जाएगी। 6 मंथ्स की फीस 24,000 थी, 10% ऑफ करो 21,600 हो जाएगी। साथ में तुमको मेरे नोट्स मिलेंगे। जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो मेरे नोट्स की अहमियत जानते हैं। इस तरीके के नोट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा डायग्राम्स, बहुत सारा चार्ट होगा, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। तुम्हें बहुत माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी कैसे पढूं, क्या करूं, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी भी पढ़नी है पर नोट से इजीली लर्न हो जाएगा। साथ में मैं क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूं जिसकी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ। इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू अनाउंस दैट क्रैश कोर्स में मैं बहुत कम समय में तुम्हें पूरी बायोलॉजी बेसिक्स से उठा के रटवा दूंगी, इस लेवल पे पहुंचा दूंगी कि तुम इंडिया के कुछ टॉप के स्टूडेंट्स में आ जाओगे कम से कम बायोलॉजी को लेके। तो इस क्रैश कोर्स में सीट लेने के लिए भी आपको ये कोड यूज़ करना है ऋतु लाइव। ओके, चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। क्लास का टॉपिक है टेन बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम यू कांट मिस। दस बेसिक्स एनिमल किंगडम के जो तुम्हें अगर एनिमल किंगडम पर विजय पानी है तो तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। कल मैंने तुम्हें बताया था कि एनिमल किंगडम में 11 फाइलम्स होती हैं। 11 फाइलम्स कुछ नहीं है, 11 ग्रुप है, ठीक है। उनको ग्रुप्स को हमने, किंगडम से छोटे ग्रुप को हम फाइलम कह देते हैं। तो 11 ग्रुप है हमारे पास। कल उन ग्रुप्स के नाम भी याद कराए थे, रिवाइज करो तो मेरे साथ। पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, है ना। पॉरीफेरा पानी से शुरू हुआ था, नाइडेरिया भी पानी में, टीनोफोरा भी पानी में। ये तीनों पानी 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 वाले थे। फिर अपन ने बात की थी 2 गंदे बीमारी कॉज करने वाले पैरासाइट्स, प्लैटीहेल्मिन्थीस और एस्केल्मिन्थीस, ठीक है। ये 2 गंदी फाइलम्स। फिर बेटर फाइलम्स की तरफ आ जाओ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इखाइनोडर्मेटा, देन फाइनली हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आई होप तुम आज लोग लर्न करके आए हो, क्योंकि कल मैंने तुम लोगों को कहा था ये चीज़ लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अभी कि कैसे बांटा हमने ये 11 फाइलम्स में, क्या सोच के बांटा? क्या मैंने एक बोरी ली और उसमें सारा एनिमल्स भर दिया और मैंने कहा कि ये निकाल लो भैया, ये किस में डालूं, आज तो बहुत मन कर रहा है इसको पॉरीफेरा में डाल देती हूँ, चल भाई तू पॉरीफेरा में जा। ऐसा तो नहीं है ना। देयर आर सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ तो बेसिक्स हैं, देर इज सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके लिए हमने, जिसको आधार मान के मैंने 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। कोई तो मैंने दिमाग में कोई क्राइटेरिया रखा है ना। तो ये क्राइटेरिया है जो अपने को लर्न होने चाहिए, क्योंकि इसमें नीट में क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है। 10 क्राइटेरिया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज मैं तुम्हें समझाऊंगी सिमेट्री, पहला, दूसरा सीलुम, तीसरा जर्म लेयर। जर्म लेयर पहले समझाऊंगी, सीलोम बाद में समझाऊंगी। ये 3 क्राइटेरिया मुझे बताने हैं और तुमको लर्न करने हैं, और तुमको लर्न करके समझने हैं और दिमाग में बिठाने और याद कर लेने हैं, ठीक है। बस एनसीईआरटी से एक बार उसके बाद पढ़ो, सब दिमाग में आ जाना चाहिए। शुरू करेंगे सिमेट्री से। पहली बात तो सिमेट्री होती क्या है, आओ सिमेट्री वाले पेज पे चलें। सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? सिमेट्री के बेसिस पे तुमने फाइलम्स को डिवाइड किया है। जियोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिमेट्री। किसी को, मुझे पता है कोई पल्ले पढ़ा नहीं है बट मैं लिख देती हूँ फिर भी। जियोग्राफिकल बोल दिया मैंने, ज्योमेट्रिकल बोलना था, जियोग्राफिकल तो ज़्यादा गलत हो जाएगा ना। जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, डेफिनेशन लिख रही हूँ, मीनिंग समझाऊंगी उसके बाद, ऑफ बॉडी
पार्ट्स ऑफ एन एनिमल। ये क्या बकवास लिखा है मैंने, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, ये क्या है? बात ये है, किसी भी एनिमल की बॉडी ले लो, ठीक है, उसमें कोई ना कोई अरेंजमेंट तो रहेगा, कोई ना कोई पैटर्न रहेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी को ले लो, एक आंख इस साइड है तो एक आंख इस साइड भी है, एक कान इस साइड है तो एक कान इस साइड, तो कुछ तो पैटर्न है ना। ऐसे तो नहीं एक कान यहाँ पे एक कान यहाँ पे, ऐसे नहीं ना। सो ये जो पैटर्न है, ये जो अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट्स की, इसको सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें एग्जाम्पल दूंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे पता है अभी तुम्हारे जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो कतई नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है, पर अभी समझ में आएगा। 3 प्रकार की सिमेट्री होती है, एसिमेट्री, बायलेटरल, यार पहले रेडियल लिख लेते हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अभी समझ में आएगा। देखो 3 प्रकार की सिमेट्री है। सिमेट्री जानने के लिए पहला स्टेप ये होता है, कोई भी आपको एनिमल लेना है ना, तो आप उसका एक बार पहले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डिसाइड कर लो। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है? बॉडी एनिमल की जिस साइड से लंबी बॉडी है ना, लंबा साइड, देखो अब मेरी बॉडी के 2 साइड्स हैं, एक ये लंबा साइड है, ये एक एक्सिस है, एक ये छोटा साइड है, ये एक्सिस है। तो जो लंबे वाला साइड है उसके बीच में से एक इमेजिन करो, एक लाइन जाती हुई, ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डिसाइड कर लो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं, हाइड्रा की बात करते हैं। ये हाइड्रा है, तुम्हें पता है हाइड्रा कैसा दिखता है? ऐसा। ठीक है, बहुत सुंदर लगता है, सूरजमुखी के फूल जैसा, लेकिन बहुत डेंजरस होता है, काट लेता है। अभी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी नजर आ रही है? तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल किस साइड है, उसकी बॉडी लॉन्गिट्यूडनल किस साइड है? ऐसे है। तो इसके बीच में से एक लाइन पास कर लेती हूं मैं, इसके सेंटर से एक लाइन मैं पास कर लेती हूँ। ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, अब इसके अराउंड इसका बॉडी पार्ट कैसे अरेंज्ड है? ठीक है, हाइड्रा कहाँ पे आता है? नाइडेरिया में आता है। ठीक है, अब ये हाइड्रा ऐसे बैठा है, ये मूव नहीं करता, सेसाइल एनिमल है, बैठा रहता है एक जगह। अभी इसके बॉडी पार्ट्स कैसे अरेंज्ड है? सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। इसका एक टेंटैकल इधर भी है, 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 पूरा रेडियली अरेंज्ड है उसका बॉडी पार्ट। ठीक है, तो मतलब इस सेंट्रल एक्सिस से मैं कोई भी इसको काटने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं इसको टॉप से देख लेती हूँ, ये हाइड्रा नीचे पड़ा हुआ है, मैं इसको टॉप से देख रही हूँ। ठीक है, अभी मैं एक चाकू लूं और इसको कैसे भी काटूं, किसी भी डायरेक्शन में काटूं, बस वो बीच वाले सेंट्रल पॉइंट से पास होना चाहिए वो चाकू, तो हाइड्रा के 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। यहां देखो, ये हाइड्रा है, मान लो मैं एक चाकू लेके इसको ऐसे काट दूं, यहाँ पे काट के देखो, ऐसे काट दूं मैं, ये एक बड़ा सा यहां से मैं ऐसे ऐसे काट दूं सेंटर से। ये हाइड्रा का माउथ है, आधा माउथ इधर आ गया, आधा माउथ इधर आ गया, आधे टेंटैकल्स इधर आ गए, आधे टेंटैकल्स इधर आ गए। ठीक है, तो पूरी हाइड्रा की बॉडी हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। अब तुम ये नहीं कहोगे टेंटैकल्स काउंट करके, मैम इधर 5 टेंटैकल्स हैं, इधर 6 टेंटैकल्स हैं, ऐसे नहीं, इक्वल मतलब अप्रोक्सीमेट सा ले लो। ठीक है, 5 एक साइड और अगर 6 एक साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट सा लो। तो एक प्लेन मैंने कोई भी लिया जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, इसको सेंट्रल एक्सिस लिख दूं, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, तो उसने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया इसको। अब मैं कोई और एक्सिस ले लेती हूँ, अभी तो मैंने ये एक्सिस लिया था, अब मान लो मैं इस एक्सिस से डिवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ये एक्सिस हटा देती हूँ, इस एक्सिस से डिवाइड करने की कोशिश करती हूँ। इधर देखो, ये वाली चीज हटा दूं, ये वाली चीज हटा दूं, अब इधर वाले से करने की कोशिश करती हूँ, यहां से एक कट मारती हूँ ऐसे, इसको पूरा 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती हूँ ऐसे, फिर भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे सिमेट्री को जो सेंट्रल एक्सिस में पास होके
कैसे भी काट लो उसको, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, ठीक है। ये रेडियल सिमेट्री जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म से पाई जाती है जो मूव नहीं करते, ठीक है। अब मूव कौन नहीं करता? पॉरीफेरा नहीं मूव करता, नाइडेरिया के कुछ मेंबर्स नहीं मूव करते, लेकिन पॉरीफेरा में रेडियल सिमेट्री बहुत कम मिलती है, मोस्टली वहाँ पे एसिमेट्री मिलती है। एसिमेट्री क्या होती है मैं बताऊंगी, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री या तो बहुत स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है या जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। उसका फायदा क्या होता है रेडियल सिमेट्री का? अब मैं हाइड्रा हूँ, इधर से शिकार आएगा तो भी पकड़ सकती हूँ, इधर से शिकार आएगा तो भी पकड़ सकती हूँ, इधर से शिकार आएगा तो भी पकड़ सकती हूँ, इधर से शिकार आएगा तो भी पकड़ सकती हूँ। तो मेरी जो सेंसेस हैं, मेरा जो काम करने का एफिशिएंसी है वो चारों डायरेक्शन में है। तो उसका फायदा है भैया मैं मूव नहीं कर सकती तो पर कम से कम मैं इतना तो कर सकती हूँ ना, मैं अपनी प्रोटेक्शन, मान लो पीछे से एनिमी आ गया तो मैं तो दिक्कत में पड़ जाऊंगी, पर हाइड्रा के पीछे भी टेंटैकल है, हाइड्रा ऐसे करके उस एनिमी को अटैक करेगा, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री इज स्पेसिफिकली फॉर सेसाइल और स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जनरली ऐसे एनिमल्स की बॉडी या तो सिलेंड्रिकल शेप में होती है या डिस्क शेप में होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं तुम्हें, कहाँ बनाऊं? यही बना लेते हैं, रुको। या तो इनकी बॉडी जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल और डिस्क शेप्ड बॉडी होती है इनकी। एग्जाम्पल दे रही हूं, ये वाला डायग्राम मिटा रही हूं, इतना लिख लेंगे प्लीज, आगे चल रही हूं। फिर कहां हो बच्चों? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे लार्वा के बारे में पूछ रहे हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। बहुत सारे बच्चे लार्वा के बारे में पूछ रहे हैं। बेटा जी लार्वा की सिमेट्री काउंट नहीं करते हैं हम, जो भी उस फाइलम का एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसकी सिमेट्री देख के हम फाइलम की सिमेट्री डिसाइड करते हैं। तो लार्वे की सिमेट्री नहीं काउंट करेंगे हम, ओके। लार्वा की सिमेट्री नहीं काउंट करेंगे। चलिए आगे बात कर रही हूं, ये वाला मिटा रही हूं। आई होप तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। यू आर डन। अभी और समझेंगे, आओ। देखो, ऐसे क्रिएचर्स की बॉडी जिनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, या तो डिस्क शेप होती है इस तरीके की, फ्लैट डिस्क शेप, या वो सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी होती है ऐसे, ठीक है। फ्लैट डिस्क शेप का एग्जांपल क्या है? स्टारफिश। ऐसे होती है स्टारफिश। सिलेंड्रिकल का एग्जांपल क्या है? सी एनीमनी। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा के मेंबर है, पहले बताया था। इकाइनो मतलब स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, तो स्टारफिश की स्पाइनी स्किन्ड होती है ना, कांटे वाली स्किन होती है। तो एक तो स्टारफिश मतलब इकाइनोडर्मेटा में मिलती है सिमेट्री, ठीक है। एक अपन मैंने अभी हाइड्रा का एग्जांपल दिया, अभी मैं सी एनीमनी का एग्जांपल दे रही हूँ। सी एनीमनी और हाइड्रा नाइडेरिया के मेंबर्स हैं, ठीक है। नाइडेरिया की खास बात क्या होती है? इनके पास नाग जैसे, नाइडेरिया नाग जैसे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनके पास। तो ये सी एनीमनी के पास भी स्टिंगिंग सेल्स हैं, ऐसे इसके टेंटेकल्स होते हैं, एंड यहाँ पे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यहाँ पे नाइडोब्लास्ट होते हैं। इतना यूजफुल होता है इनके लिए ये स्टिंगिंग सेल, काटने वाला सेल, कि एक एनिमल होता है किंग क्रैब। किंग क्रैब अपने दुश्मनों से बचने के लिए, सी एनीमनी मूव तो कर नहीं सकता, सेसाइल है, सी एनीमनी को अपनी पीठ पे रख लेता है और जहां जाता है सी एनीमनी को अपनी पीठ पे लेके जाता है। क्यों? किंग क्रैब को लगता है बेटा जब तक मेरी पीठ पे सी एनीमनी है कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई मुझे खाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो भी मेरे पास आएगा उसको सी एनीमनी डंक मार देगा, है ना। इसके पास जहरीले सेल्स है नाइडोब्लास्ट। और सी एनीमनी को क्या फायदा होता है इसका? किंग क्रैब कहीं पे भी जाएगा तो सी एनीमनी भी वहां पे जाएगा, तो उसको नए नए फूड सोर्स मिलेंगे,
है ना, क्योंकि सी एनिमनी कब तक एक जगह बैठा रहेगा, बोर हो जाएगा ना बेचारा। सो नाइडेरियंस के पास ये सिमेट्री आ गई। देखो इन दोनों में देखो सेंट्रल एक्सिस कौन सी है, अगर मैं इनकी सेंट्रल एक्सिस बात करूं, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, यहां से बीच में क्रॉस करती हुई, है ना, ये ऐसे, ये इनकी सेंट्रल एक्सिस है बीच से। अब ये सेंट्रल एक्सिस में से कहीं से भी काट लो, स्टारफिश ऑलमोस्ट इक्वली दो हाफ्स में टूट जाएगी। ऊपर से टॉप से देखना है, कभी भी साइड से नहीं देखना है तुम लोगों ने, टॉप से देखो हमेशा ऑर्गेनिज्म को, ऐसे देखो, ठीक है। अब स्टारफिश को देखो रोटी की तरह है ना, इधर से काट लो तो भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, इधर से काट लो तो भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, कैसे भी काट लो बस सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए तुम्हारा प्लेन। सिमिलरली सी एनिमनी को देखो, सी एनिमनी को ऊपर से देखो, इधर से काट लो तो इक्वल हाफ्स में हो जाएगी, इधर से काट लो तो इक्वल हाफ्स में हो जाएगी, समझ रहे हो, दो इक्वल हाफ में बटना चाहिए, चाहे कहीं से भी काट लो, बस सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए। तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया तो लग गया है, किसी की भी बॉडी डिस्क जैसी हो तो समझ जाओ रेडियली सिमेट्रिकल है, किसी की भी बॉडी सिलेंड्रिकल हो तो समझ जाओ रेडियली सिमेट्रिकल है। इसके एग्जाम्पल्स मैंने तुम्हें दे ही दिए हैं, लेकिन मैं फिर से लिख रही हूं। इसके एग्जाम्पल्स है, पहला नाइडेरिया, ठीक है, देन टीनोफोरा, मैंने बताया ना टीनोफोरा और नाइडेरिया भाई भाई होते हैं, जिन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई थी, टीनोफोरा अगला फाइलम है नाइडेरिया से। तो पहले टीनोफोरा वाज अ मेंबर ऑफ नाइडेरिया ओनली, टीनोफोरा अलग से फाइलम ही नहीं था, लेकिन टीनोफोरा की कुछ गद्दारियां पता चली तो टीनोफोरा को साइड में कर दिया। लेकिन बेसिक्स जितने भी है ना, बेसिक बातें वो सारी टीनोफोरा की सेम है नाइडेरिया से, जो अलग है वो बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे नाइडेरिया जहाँ पे आएगा, टीनोफोरा तो आएगा ही आएगा, टीनोफोरा, और टीनोफोरा के बाद यहाँ पे इकहाइनोडर्माटा। अब देखो इकहाइनोडर्माटा में जैसे स्टारफिश हो गई, अब तुम लोग को आई होप थोड़ा थोड़ा लर्न होना शुरू हुआ है ना, जब मैं बात करती हूँ तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा लर्न होना शुरू हुआ है ना, अभी बोलो, थोड़ा थोड़ा एनिमल किंगडम लगने लगी है ना कि अभी तुम कर पाओगे, है ना। सुनो अभी, सो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होता, उसकी सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल भी तुम लोगों को समझाऊंगी मैं, ठीक है। लेकिन हमने लार्वा की सिमेट्री नहीं देखनी, हमने एडल्ट की सिमेट्री देखनी है। एडल्ट की सिमेट्री रेडियल है तो पूरे फाइलम की सिमेट्री रेडियल है, रेडियल सिमेट्री समझ में आ गई, ठीक है, देख के याद करके पहचान लोगे। अब आओ बायलेटरल सिमेट्री में, ह्यूमन को देखते हैं, ये बना लो मदन लाल, या कुकी बना लेते हैं, ये हमारी कुकी है, दिस इज कुकी, ठीक है। कुकी की लॉन्गिट्यूडनल ये वाली साइड है, तो कुकी के बीच में से एक सेंट्रल एक्सिस निकाल देते हैं, ये लो बच्चों, ये कुकी की सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। अभी कुकी को टॉप से देखो जरा, क्या तुम कहीं से भी काटोगे तो क्या दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। मान लो मैं कुकी को ऐसे काट दूं, यहाँ से, ये सेंट्रल एक्सिस है, तो सेंट्रल एक्सिस से पास होता हुआ ये प्लेन है, तो क्या मैं ऐसे काट दूं कुकी को, तो एक साइड कुकी का नाक आ जाएगा अगली वाली साइड, और पीछे वाली साइड कुकी का बैक ऑफ द हेड आ जाएगा, तो दो इक्वल हाफ्स में तो नहीं डिवाइड हुई कुकी। ये लो यहाँ से काट दूं, ठीक है, यहाँ से काट दूं, यहाँ से ऐसे काट दे, तो इस साइड कुकी की आंखें आ जाएंगी, नाक आ जाएगा, मुंह आ जाएगा, और पीछे क्या है, सिर्फ बाल, तो ये तो इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, तो कुकी को हम ऐसे नहीं काट सकते। लेकिन अगर मैं कुकी को ऐसे काटूं, ऐसे ऐसे बीच से, तब देखो इक्वल डिवीजन हो जाएगा, एक साइड कुकी की एक आंख, एक साइड कुकी की एक आंख, ठीक है, अब मुंह भी आधा आधा, नाक भी आधा आधा, एक बाजू एक साइड, एक बाजू इस साइड। तो ह्यूमन बीइंग को मैं हर कहीं से नहीं काट सकती, सिर्फ एक ही जगह से काटूंगी, एक ही प्लेन ऐसा है जिससे मैं दो इक्वल हाफ में बांट सकती हूँ, है ना, दिस प्लेन, यही प्लेन है, ये ही, एक मिनट बच्चों, दिस इज द ओनली डायरेक्शन इन विच आई कैन कट हर सो दैट शी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। सिर्फ एक प्लेन से यदि तुम दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हो तो तुम्हारे पास बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल
सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल ये देखो, दिस इज एन आर्थ्रोपोड, ठीक है। इसको ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये सेंटर वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसका। ये सिर्फ एक प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, इस प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। एक बाजू इसकी इस साइड आ गई, एक बाजू इस साइड आ गई, आधी टांगे इस साइड आ गई, आधी टांगे उस साइड चली गई, एक आंख इस साइड आ गई, एक आंख उस साइड चली गई, है ना। मान लो मैं इसको यहां से काट देती, फिर तो नहीं होता ना, एक साइड इसकी ये बैक पोर्शन आता है, एक साइड इसके क्लॉज आ जाते हैं, तो ये वाला तो गलत हो जाता है ना। तो मतलब आप हर कहीं से नहीं काट सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर प्लेन से ही काटना पड़ेगा। ज़्यादातर एनिमल्स जो आप देखते हो इस दुनिया में वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। प्लांट्स पे सिमेट्री लगाने की कोशिश मत करना, पीपल के पेड़ को सिमेट्रिकली काट दूं मैडम, प्लांट्स में कोई सिमेट्री नहीं होती है। सो वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट एनिमल्स, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री इज द मोस्ट फेमस सिमेट्री, मोस्ट कॉमनली फाउंड सिमेट्री, ठीक है। इसका फायदा क्या है और ये कैसे बनी? Bilateral symmetry is found in organisms which can move very fast. Found in organisms या motile organisms लिख लेती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। Motile organisms, मूव करने वाले ऑर्गेनिजम्स में। अब कैसे? देखो, जब तक बात थी कि आप मूव नहीं कर रहे हो तब तक आपको हर जगह सेंस ऑर्गन चाहिए थे, है ना। आप हाइड्रा मूव नहीं कर रहा तो उसके टेंटेकल हर जगह है ताकि कहीं से भी खाना मिले या कहीं से भी बचना हो, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए रेडियली सिमेट्रिकल बेटर है। स्टारफिश बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, बहुत धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे, तो उसको हर जगह से बाजुएं चाहिए। तो रेडियली सिमेट्रिकल इज बेटर फॉर द ऑर्गेनिजम्स हु आर नॉट मूविंग और मूविंग एट अ वेरी लिटिल स्पेस। बट व्हेन ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड टू मूव, ओके, सो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर लाइक दिस, कीड़े जैसे थे वो जिन्होंने मूव करना शुरू किया, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थीज, है ना, जैसे कि एस्केल्मिन्थीज। तो जब उन्होंने मूव करना शुरू किया, मान लो वो इधर जा रहा है, ये दिस गाय इज गोइंग हियर दैट साइड। अब नया इन्वायरमेंट है, नए खतरे हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ एवोल्यूशन से, उनकी जो नर्व एंडिंग्स है ना सारी की सारी, वो एक साइड पे शिफ्ट हो गई। जैसे अगर आइज कोई है, वैसे तो पुराने एनिमल्स के पास आइज नहीं होती थी, जैसे टेप वॉर्म वगैरह के पास कोई आइज नहीं होती है, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीज हैज नो आइज, अस्कैरिस हैज नो आइज, ठीक है। बट जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे माउथ, जैसे टेक्टाइल रिसेप्टर्स, टच के लिए रिसेप्टर्स, ठीक है, जैसे मान लो हियरिंग कैपेसिटी है समथिंग, जितना भी सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जितना भी न्यूरॉन्स का ग्रुप है, वो एक साइड पे जमा हो गया ताकि जब वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो वहाँ के खतरों को देख सकें, है ना, या वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सकें, या अगर खराब इन्वायरमेंट है तो वापस आ सकें। सो दिस लेड to the sense organs being concentrated on one side of the body. This is some random thing I am making. This is called cephalization. Cephalization, सिफ है मतलब हेड, हेड फॉर्मेशन को cephalization कहते हैं। लिख दो, cephalization is हेड फॉर्मेशन। अब हेड फॉर्मेशन पता है, पहले एनिमल्स के पास हेड नहीं था, पॉरीफेरा के पास हेड नहीं था, नाइडेरिया के पास हेड नहीं था। हेड बना ही इसलिए ताकि आप अपने न्यू इन्वायरमेंट को बेटर तरीके से सेंस कर सको। जैसे ह्यूमंस में हेड क्यों बना है, हम कैसे बने, पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, है ना, हम 4 पैरों पे चलते थे तो हमारी मुंडी आगे रहती थी, तब हम अपने नए इन्वायरमेंट को देखते हुए चलते थे। फिर हम सीधे हो गए तो हम दूर तक इन्वायरमेंट को देख पा रहे थे, खतरा वगैरह, है ना। अगर हमारी आंखें हमारे पैरों में होती तो क्या हमारी आंखों का कोई फायदा होता? हम सीधे भी खड़े हो जाते लेकिन हम देख नहीं पाते दूर तक, लो जी कोई भालू आ रहा है हमें पता ही नहीं चला। सो सेंस ऑर्गन्स आर सपोज टू बी पुट एट अ प्लेस जहां पे वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। इस प्लेस को हमने हेड बोल दिया। हेड जैसे ही बना, रेडियल सिमेट्री खत्म हो गई, बायलेटरल सिमेट्री आ गई, क्योंकि हेड से जैसे हेड बना, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काट सकते हो, इसको ऐसे सेंटर से काट सकते हो, तभी आधा इधर आधा इधर हो पाएगा। आप किसी भी और तरीके से काटोगे तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा। सो सेफलाइजेशन लेड टू बायलेटरल सिमेट्री। सिर का बनना बायलेटरल सिमेट्री को जन्म देना था। सेफलाइजेशन पहली बार प्लैटीहेल्मिन्थीज में हुआ था, फर्स्ट टाइम प्लैटीहेल्मिन्थीज में। और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है
क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थीज वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू मूव वेरी फास्ट, ठीक है, कंपेरेटिवली टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले सेफलाइजेशन वहाँ पे होना ही था। सभी फाइलम्स के पास बायलेटरल सिमेट्री है, किस किस को छोड़ के? पहले जिनके पास रेडियल थी, नाइडेरिया, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, और जिनके पास कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्री, जैसे कि पॉरीफेरा, ठीक है। सभी फाइलम्स के पास बायलेटरल सिमेट्री है। मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, आई होप आप समझ गए हैं। नाइडेरिया को छोड़ के, टिनोफोरा को छोड़ के, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के, एंड एसिमेट्री समझाऊंगी अभी पॉरीफेरा को छोड़ के। नोट करेंगे इसको। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ये क्या चल रहा है? यू वॉन्ट टू नो माई क्वालिफिकेशन? कितनी बार मेरा क्वालिफिकेशन पढ़ोगे तुम लोग, कितनी बार जानोगे? आई एम एन MBA HR, आई हैव डन MBA and I used to work in a corporate job before I became a teacher, but that was very boring and being a teacher is very interesting. नीलांजन, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछ सकता रे, कमेंट सेक्शन में पूछेगा एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चलिए आगे चलो। नाउ लेट्स गो टू एसिमेट्री। एसिमेट्री इज अ सिचुएशन वेयर आप कोई भी प्लेन से इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कितना भी कोशिश करो एक एनिमल को, जैसे प्लांट को नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें एक पेड़ दे दूं, ये मैं रब कर रही हूं, देखिए, मान लो मैं तुम्हें एक पेड़ दे दूं, ठीक है। इसका सेंट्रल एक्सिस क्या होगा? ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। क्या तुम उसको किसी भी तरीके से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लो। कोई ना कोई इसकी ब्रांच एक्स्ट्रा होगी, कुछ ना कुछ होगा। वैसे ही स्पॉन्जेस होते हैं। एक स्पॉन्ज जब उगता है तो ये नहीं देखता कहाँ उग रहा हूँ, कितना उग रहा हूँ। स्पॉन्जेस ग्रो लाइक दिस, पॉरीफेरा, ठीक है, एंड दीज आर द पोर्स ऑन इट्स बॉडी। ये नहीं देखेगा मैं कहाँ पे उग रहा हूँ, कैसे उग रहा हूँ। काट के दिखाओ इसको, ये लो, इसकी सेंट्रल एक्सिस बना दो, ये मान लो इसकी सेंट्रल एक्सिस है, काट के दिखाओ इसको 2 इक्वल हाफ्स में। नहीं काट सकते। तो अपने पास एक ही एसिमेट्रिकल फाइलम है, पॉरीफेरा, इसको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरा क्यों? सम सर्टेन पॉरीफेरेंस आर ये रेडियल इन नेचर। कुछ पॉरीफेरा जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी सभी एसिमेट्रिकल होते हैं। इसको मिटा रही हूँ, लिख रही हूँ ये वाली बात जो मैंने अभी कही है, ओके। Most of the sponges have radial symmetry, ठीक है। Some of them have I'm sorry, bilateral symmetry, my mistake, bilateral symmetry, some have रेडियल। बस खत्म हो गया सिमेट्री, अभी रेडियल सिमेट्री खत्म, कंक्लूजन निकल चुका है। ये बात लर्न करनी है जितनी मैंने बता दी है। आगे चल रही हूं, नेक्स्ट जर्म लेयर्स। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जर्म लेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए तुमको। क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक फाइलम्स कौन सी हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, तुम्हें पता है कोई भी एनिमल हो, ठीक है, उसकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट एक सेल होता है जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट कहते हैं, है ना। कैसे बनता है? पापा जी के स्पर्म से और मम्मी जी के ओवम से मिलके जाइगोट बन जाता है। और ये एक सिर्फ ह्यूमन बींग्स की कहानी नहीं है, ये सभी एनिमल्स की कहानी है। अब जाइगोट आगे जाके इसमें माइटोसिस होगा, है ना, बहुत सारा सेल बनेगा इस तरीके से, बहुत सारा सेल बनेगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो अगली स्टेज को मोरूला कह देते हैं हम, ठीक है। जब ऐसा होता है, अभी देखो बच्चा नहीं बना है, बेबी की शक्ल का कुछ नहीं बना है, ऐसे गोला है सेल्स का। अब उसके आगे एक और स्टेज आती है जिसको ब्लास्टूला कहते हैं, बट मैं तुम्हें स्टेजेस नहीं पढ़ाने वाली। मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो स्क्विरल हो, चाहे वो मंकी हो, चाहे वो
ऑक्टोपस हो, चाहे वो पॉरीफेरा हो, वो एक प्रॉपर अपनी शेप में आने से पहले, जैसे ह्यूमन बीइंग का ये बेबी अपनी प्रॉपर, ये ह्यूमन बीइंग का बेबी में पता नहीं क्या ही बन गया है, इस प्रॉपर शेप में आने से पहले दिस बेबी वॉज नथिंग बट अ बॉल ऑफ सेल्स, एंड आफ्टर दिस बॉल ऑफ सेल्स दिस बेबी वॉज नथिंग बट 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। ये बॉल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मैं तुम्हें पूरे चेंजेस नहीं बताने वाली, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। ये आगे जाके 3 चपाती जैसी बन जाएंगी, जैसे रोटी होती है ना, रोटी, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी, उसके नीचे तीसरी रोटी, 3 रोटियां एक के ऊपर एक रख लो। जिनको रोटी का नहीं पता, कैरम की गिटियां एक दूसरे के ऊपर रख लो। जिनको उसका नहीं पता, पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा के नीचे 3 पिज़्ज़ा एक दूसरे के नीचे रख लो, ठीक है। ये सारे जो सेल्स हैं वो 3 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। जैसे दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। देन ये सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स है जो आपको दिख नहीं रही है, इसके नीचे है, ठीक है। देन दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ सेल्स। क्या बोला मैंने अभी? इस तरीके से ये बच्चा बनने से पहले ये बच्चा ऐसे 3 लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। सोचो तुम कभी ये 3 लेयर्स थे, you were not like this initially you were like a ball, and then you were like these 3 layers, okay. These are the mother of all everything that you have, ठीक है। आपकी बॉडी ऑर्गन से लेके, आपके लिम्ब से लेके, आपके ब्रेन से लेके, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम दीज 3 लेयर्स। इनमें चेंजेस आएंगे, बहुत तगड़े चेंजेस आएंगे, और ये आगे जाके बेबी बन जाएगा। इनको बोलते हैं जर्म लेयर्स, वी कॉल देम जर्म लेयर्स। इनका कीड़ों या जर्म से कोई लेना देना है नहीं है, ठीक है। कोई जर्म से, जर्म्स कीटाणु वाले जर्म्स नहीं है ये। जर्म लेयर्स, जर्म मीन्स टू ओरिजिनेट समथिंग। जैसे जर्म सेल्स होते हैं, ओवम को, स्पर्म को जर्म सेल्स कहते हैं ना, बिकॉज दे आर गोइंग टू फॉर्म समथिंग न्यू। तो वैसे ही जर्म लेयर्स होती हैं। इन जर्म लेयर्स के नाम होते हैं। जो सबसे ऊपर वाली जर्म लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो? जो सबसे ऊपर वाली जर्म लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। आगे लिख रही हूँ, यहाँ पे खचपच मचेगी। आगे लिख रही हूँ, यही चीज आगे लिख रही हूँ। 3 जर्म लेयर्स, दिस इज द फर्स्ट जर्म लेयर। उसके नीचे सेकेंड जर्म लेयर, उसके नीचे, वैसे तुम लोगों को नाम पता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि दैट यू विल गिव मी द आंसर। बोलो, उसके बाद तुम्हारे डाउट्स लेती हूँ बेटा। बोलेंगे एक्टोडर्म, बीच वाली एम से मिडल, एम से मीजोडर्म, एंड नीचे वाली एंडोडर्म। इसको एंडोडर्म पता है क्यों कहते हैं? ये पूरी डिस्क ना, पता है कैसे फोल्ड हो जाती है? कैसे बताऊं तुम लोगों को, अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ये सब कुछ ना ऐसे इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेट हो जाके ऐसे फोल्ड हो जाती है। ये सबसे अंदर रह जाती है, ये इसके ऊपर, ये सबसे ऊपर। एक्टोडर्म सबसे बाहर आ जाती है, ठीक है। ये मिडल वाली बीच में रह जाती है, और एंडोडर्म सबसे अंदर फोल्ड हो जाती है, जो बेबी बनता है। इनसे पूरा बच्चा बनेगा। 3 जर्म लेयर्स, ये सबसे एडवांस कंडीशन है एनिमल्स की। सभी एनिमल्स के पास 3 जर्म लेयर्स नहीं बनती। जिनके पास ये 3 जर्म लेयर बनती है, सबसे एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं वो, एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं वो। और ऐसे एनिमल्स को नाम दिया जाता है ट्रिप्लो, 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, बिकॉज दे हैव 3 जर्म लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बहुत बाद में आए थे, सबसे पहले तो जर्म लेयर होती ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद 2 जर्म लेयर्स बनी डिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद 3 जर्म लेयर्स बनी। 3 जर्म लेयर्स वाले ऑर्गेनिजम्स शुरू कहाँ से हुए? प्लैटीहेल्मिन्थेस। फर्स्ट टाइम इन, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये नीट में क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट टाइम कहाँ पे शुरू हुआ है? प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है जी। देखो, एनिमल किंगडम में तुमको ये देखने के लिए मिलेगा, कोई एडवांस्ड फीचर एक बार आ गया ना तो फिर वो चलता रहेगा, उससे प्रिमिटिव फीचर आने के चांसेस बहुत कम है। एक बार प्लैटीहेल्मिन्थेस में आ गया तो कॉर्डेटा तक चलेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हो? सही है। अब डिप्लोब्लास्टिक की बात करें। डिप्लोब्लास्टिक में ऑब्वियसली
2 लेयर्स होनी चाहिए, पर गायब किसको करें? एक्टोडर्म को गायब करते हैं, मीजो को बीच में से निकाल के फेंक दें, एंडोडर्म को गायब कर दें, किसको? ये बीच वाले लेयर को गायब करेंगे। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में सेल नहीं होता कोई भी, यहां पे एक जेली भर जाती है बीच में, ठीक है। अब जेली में सेल तो होते नहीं, ये जो मीजोडर्म है तो सेलुलर लेयर है ना, सेल से बनी हुई है। यहाँ पे दिस इज नॉन सेलुलर, जेली सी भर जाती है बीच में, ठीक है, जिसको मिजोग्लिया कह देते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक हो गए, देख रहे हो? लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म एंड दिस इज मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, व्हाट इज मीजोग्लिया? नॉन सेलुलर, ठीक है, जेल लाइक लेयर। अब इसके पीछे आ जाओ तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज एडवांस्ड है, टेप वॉर्म एडवांस्ड है। उससे पुराना आ जाओ तो प्रिमिटिव आ जाएगा। कौन आता है टेप वॉर्म से पहले? बोलो। टीनोफोरा, नाइडेरिया, एक साथ आते हैं वो, ये इनके एग्जाम्पल हैं, नाइडेरिया, टीनोफोरा। कुछ बेचारे, कुछ तो क्या, एक ही ऐसा अभागा फाइलम होता है जिसके पास जर्म लेयर्स बनती हैं। देखो पोरीफेरा के साथ इतना बुरा होएगा ना। प्लैटी में ट्रिप्लो है, सदफ, अब्रीन, ठीक है। पोरीफेरा, अरे 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 यही बताया अंकित सिंह, पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, मेजॉरिटी एसिमेट्रिकल होता है, वेरी फ्यू स्पॉन्जेस है ये रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। देखो भाई लोग, जो भी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तुम लोगों को बेटा पढ़ना है तो पढ़ो, मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, और मेरे को उनको बेस्ट, अपना जितना बायोलॉजी में जितना मैं बेस्ट करवा सकती हूँ उतना मेरे को करवाना है, ठीक है। तुमको जिससे पढ़ना है तुम जाके पढ़ो, मैसेज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। जिस टीचर से तुमको इंटरनेट पे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आया है उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। आई विल ब्लडी ब्लॉक यू। इतना बच्चा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है पढ़ने के लिए, इतने सारे मैसेजेस मुझे करते हैं, मैम पढ़ा दो, मैम पढ़ा दो, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, तुम उनको क्यों डिस्टर्ब करते हो? नॉनसेंस। लेट मी टीच माई चिल्ड्रन। उनका मई में अभी एग्जाम है 2020 में। सुनो अंकित, कुछ और नहीं लिखा था बेटा, देखो ये लिखा है, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस हैव बायलेटरल सिमेट्री, सम हैव रेडियल सिमेट्री, वही लिखा है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ऐसे एलिमेंट्स आते रहेंगे। ऑनलाइन कोचिंग का एक नुकसान ये होता है कि बहुत सारे हमारे पास डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट से हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मेरे पास 50 बच्चा पढ़ेगा ना, मैं तुमको 50 को टॉपर बनाऊंगी बायोलॉजी का। मेरे पास 100 बच्चा पढ़ेगा, मैं 100 को टॉपर बनाऊंगी। मेरे पास 1000 बच्चा पढ़ेगा, मैं 1000 को टॉपर बनाऊंगी, ठीक है। अब मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। चलो आगे। हाँ जी, कहाँ गया हमारा डायग्राम? मेरे डायग्राम कहाँ गए बच्चों? गुस्से की वजह से डायग्राम उड़ गए मेरे। ये रहा, ये रहा। पोरीफेरा एक ऐसी फाइलम है जिसको ना बहुत सारी चीज़ें भगवान ने दी नहीं, क्योंकि दे वर द फर्स्ट एनिमल्स। बहुत सारी चीज़ों से उनको हाथ धोना पड़ा है। जैसे कि पोरीफेरा के पास कोई सिमेट्री नहीं होती बेचारों के पास, जैसे कि पोरीफेरा के पास कोई जर्म लेयर नहीं होता बेचारों के पास। पोरीफेरा के मतलब इतना गंदा हुआ है ना उनके साथ, तो उनके पास तो न्यूरॉन्स तक नहीं होते हैं। न्यूरॉन विच इज द बेसिक फीचर ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है, उनके पास वो तक नहीं है। तो नो जर्म लेयर्स मैं यहाँ पे लिख रही हूं, नो जर्म लेयर्स। पोरीफेरा, ठीक है जी।
याद हो गया, नो जर्म लेयर्स, कोई जर्म लेयर नहीं है पॉरीफेरा में। 2 जर्म लेयर है, उससे आगे चलो कौन आता है पॉरीफेरा के बाद? नाइडेरिया। 2 जर्म लेयर्स, नाइडेरिया और टीनोफोरा भाई भाई हैं, भले उनके बीच में कितनी भी लड़ाई हो गई है, दोनों में हमेशा सेम चीजें रहेंगी जहां तक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात है। दोनों डिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेल्मिन्थीज इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम एंड यू नीड टू लर्न इट फॉर नीट। अब एनसीईआरटी में एक अलग ऐसा डायग्राम नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक अलग डायग्राम दिया हुआ है। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रोटियां आगे जाके फोल्ड होके ऐसा कुछ बनाती हैं। ये डायग्राम का सिग्निफिकेंस बताती है तुमको। इधर देखो, ये क्या होता है, ये जैसे ये 3 जर्म लेयर्स है ना, ये 3 जर्म लेयर्स जैसे इलोंगेट हो जाती हैं ऐसे। 1, आप इसको नोट डाउन करो एक बार, फिर मैं बना के बताती हूँ। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या है सुमन सिन्हा? मिल नहीं रहा बेटा मेरे को। पॉरीफेरा का लार्वा होता है बिल्कुल, डिंकी मदान। पॉरीफेरा में बहुत सारे लार्वे होते हैं। पेरेनकाइम्यूला लार्वा होता है एंड एम्फीब्लास्टूला लार्वा होता है, पर अपने को लार्वा के नाम नहीं चाहिए बेटा। नहीं 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 लवली शर्मा, पॉरीफेरा के पास कोई सिलोम नहीं होता। बायलेटरल और एसिमेट्री में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सुमन सिन्हा। बायलेटरल सिमेट्री में एक प्लेन ऐसा है जहां से मैं 2 इक्वल हाफ में बांट पा रही हूं। ह्यूमन को देखो, एक अगर मैं ऐसे काट दूं ह्यूमन को बीच में से, काटना मत, इट इज इलीगल टू किल पीपल, बट इफ यू कट अ ह्यूमन बीइंग लाइक दिस, यू गेट 1 हाफ लाइक दिस एंड 1 हाफ लाइक दिस, विच आर इक्वल। सो बायलेटरल में 2 इक्वल हाफ्स होते हैं। एसिमेट्री में कोई भी 2 इक्वल हाफ नहीं बनते, आप चाहे कहीं मर्जी से काट लो। सिर्फ एसिमेट्रिकल पॉरीफेरा में होती है और कहीं नहीं होती, याद कर लो, ठीक है। अब मैं ये रब करके बता रही हूं एक चीज, देखो इसको थोड़ा लंबा कर दो इस तरीके से, ठीक है। इसके नीचे इसको भी और इसके नीचे इसको भी। अब इसको लंबा करके ऐसे फोल्ड कर दो। कैन यू इमेजिन दिस? ऐसे ही बेबी बनता है, पहले लंबा होके, देन यू कैन फोल्ड इट लाइक दिस, लाइक दिस। एक्टोडर्म पूरी बाहर फोल्ड हो गई, इसके अंदर मीजोडर्म फोल्ड हो जाती है ऐसे, समझ रहे हो? इस पूरी उसको थोड़ा इलोंगेट करो और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दो। पूरी जो एक्टोडर्म बाहर पड़ी थी, एक्टोडर्म सबसे बाहर है, दिस इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म फिर फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से, तो सबसे बाहर ये एक्टोडर्म नजर आ रही है। आई एम सॉरी, ब्लैक में होनी चाहिए थी। दिस इज एक्टोडर्म विच यू आर सीइंग ऑन द आउटसाइड। दिस इज मीजोडर्म उसके अंदर, एंड उसके सबसे अंदर अपने को यहाँ पे एंडोडर्म नजर आएगी। कुछ ऐसा होता है, बेबी कुछ ऐसे बनता है फोल्ड होने के बाद इन जर्म लेयर से। तो जो तुमको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है वो यही डायग्राम है। इस डायग्राम को यहां से देख रहे हैं हम, सामने से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में इसके सामने वाला डायग्राम है, देखो सी। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर तुम सामने से देखोगे तो बाहर वाला तुमको एक्टोडर्म नजर आ रहा है, यहां से यहां तक ये एक्टोडर्म नजर आ रहा है, ये रहा एक्टोडर्म। देन यहां से यहां मीजोडर्म नजर आ रहा है और यहां से यहां एंडोडर्म नजर आ रहा है। एक्टो, मीजो, एंडो, 3 जर्म लेयर्स हो गई, प्लैटीहेल्मिन्थीज से शुरू होगी। और डिप्लोब्लास्टिक में देखो तुमको क्या नजर आ रहा है, सबसे अंदर तुमको एंडोडर्म नजर आ रहा है, उसके बाहर तुमको एक्टोडर्म नजर आ रहा है, ये पिंक में तुमको मिजोग्लिया नजर आ रहा है विच इज अ नॉन सेलुलर लेयर। सो ये डिप्लोब्लास्टिक हो गई नाइडेरिया और टीनोफोरा में, ठीक है। पॉरीफेरा का यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकता क्योंकि उनके पास जर्म लेयर होती ही नहीं है। इज इट क्लियर? कैन आई मूव ऑन? कैन आई मूव ऑन? हरीश, तुम्हारा सवाल नहीं देखा बेटा मैंने। आदित्य सिन्हा, आज स्पेशल क्लास होनी चाहिए थी बेटा, मैं भूल गई बनाना, आई एम सो सॉरी। तुम्हारे लिए स्पेशल क्लासेस जल्दी ही अरेंज करूंगी मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है एनिमल किंगडम का। आइए, सीलोम। ठीक है,
पहली बात, सीलोम है क्या? बहुत बार मैंने समझाया है, बहुत सारी क्लासेस में समझाया है, दोबारा समझो एक बार। मदन लाल बना लेते हैं, ये मदन लाल है, ठीक है। मदन लाल की ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल है ऐसे इस तरीके से, दिस इज दी, ये ब्लैक कलर में बॉडी वॉल। बॉडी वॉल मतलब जिससे तुम्हारी बॉडी कवर्ड है, ये एक वॉल है ना, ठीक है। तो मान लो कोई किसी को चाकू मार दे तो सबसे पहले बॉडी वॉल ही पंक्चर होएगी ना, तो दिस इज द बॉडी वॉल, ठीक है। अब ये मदन लाल का डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हूं इसके अंदर, ये मदन लाल का डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग है माउथ, ये आगे ट्यूब जा रही है एसोफेगस में, स्टमक कुछ नहीं बना रही, स्टमक इंटेस्टाइन कुछ नहीं बना रही, इट इज सिंपली मैं एक ट्यूब बना रही हूं सिंपल ऐसे, एंड दिस इज द एनस, ठीक है। अब देखो ये ट्यूब और ये बॉडी वॉल के बीच में कुछ स्पेस बचा हुआ है ना, कुछ खाली स्पेस है, ये स्पेस में फ्लूइड भरा रहता है। ये जो कैविटी है, ये यहां से कैविटी नजर आ रही है, 2 मिनट देखो, ये कैविटी नजर आ रही है, यहां से यहां से यहां से ये कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, इस कैविटी को सीलोम कहते हैं। तो सीलोम क्या है? सीलोम का बेसिक मतलब होता है कैविटी, स्पेस, खाली स्पेस, ऐसा स्पेस जो कि बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में एग्जिस्ट करता है। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलोम। तो ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको सीलोम कहेंगे, और जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है इसको सीलोमिक फ्लूइड कहेंगे। लिख दूं सीलोम क्या है? इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। पहली बात तो ये याद रखनी है सीलोम क्या है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। कोई भी पूछे स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, फिल्ड विद फ्लूइड, फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है जी। सीलोम पता चल गया अपने को क्या है, कितना। अब सब एनिमल्स के पास सीलोम होती है, कुछ अभागे एनिमल्स को छोड़ के जिनके पास सीलोम तक नहीं होती, ठीक है। पहली बार, अच्छा तुम्हें पहले सीलोम के टाइप बताती हूँ, फिर बताती हूँ सीलोम पहली बार कहाँ पे आया। सीलोम इज ऑफ 3 टाइप्स। ये डायग्राम बाद में समझेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे चलते हैं। सीलोम इज एम्प्टी स्पेस, सबा चली बिल्कुल सही। अंकित सिंह सही कह रहे हो बेटा तुम। एंडोडर्म के अंदर खाली जगह, सुशांत नायक तुम इसको कह रहे हो, ये फूड वाली स्पेस को कह रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वाली स्पेस को कह रहे हो, इसको ल्यूमेन कह देते हैं, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ल्यूमेन ऑफ स्टमक, ओके। चलो पहले तो पढ़ाया था बेटा, पर दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा ना, अब क्या करें एनिमल किंगडम में। तो सीलोम बेसिकली 3 प्रकार की होती है। सबसे एडवांस्ड सीलोम, जो सबसे एडवांस्ड एनिमल्स में होती है, वो होती है ट्रू सीलोम, सच्ची सीलोम। पुराने एनिमल्स के पास झूठी सीलोम होती है या सीलोम होती नहीं, ठीक है। झूठी सीलोम भी है एक हमारे पास, सूडो, सूडो का मतलब होता है झूठा, सूडो सीलोम। फिर बेचारे कतई अभागे ए सीलोम, सीलोम है ही नहीं, ए सीलोमेट, ठीक है। ट्रू सीलोम में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होती है, जैसे अभी मदन लाल की बॉडी कैविटी बनाई थी मैंने, मैं एक चीज तुमको इंपॉर्टेंट बताई नहीं है, इसकी बॉडी कैविटी दोनों साइड से, दोनों साइड मतलब बॉडी वॉल के अंदर वाली साइड से, और जैसे मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की बाहर वाली साइड से मीजोडर्म के सेल्स से लाइंड होती है। मीजोडर्म एक जर्म लेयर थी, उससे बने हुए सेल्स से लाइंड होती है, जैसे कि मैं बना रही हूं यहां पे बॉडी वॉल के अंदर वाली साइड। सीलोम की 2 साइड्स कौन सी है? कैविटी है भैया, कैविटी की एक बाहर वाली साइड है, कैविटी की एक अंदर वाली साइड है। बाहर वाली साइड में यहां पे, समझ रहे हो,
ये, और अंदर वाली साइड एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ये, समझ रहे हो? मतलब बेसिकली इस स्पेस को तुमने दोनों साइड से लाइन कर देना, बाहर से भी लाइन कर देना, अंदर से भी लाइन कर देना। ये जो लाइनिंग है ये मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है, मीजोडर्म। ठीक है जी। अब ये ट्रू कैविटी है। कोई भी कैविटी अगर मीजोडर्म से लाइंड नहीं है तो तुम उसको ट्रू कैविटी नहीं कह सकते, तुम उसको फॉल्स कैविटी कहोगे। अगर ये लाइंड है तो ट्रू कैविटी कहोगे। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड ऑफ कैविटीज। तो ट्रू सीलोम में लिख लूं मैं, कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात पता है, जिनको नहीं पता बता देती हूं। देखो बेटा, लाइनिंग का काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है ना? किसी भी चीज को कवर करना है तो एपिथेलियल टिश्यू से कवर करते हो आप बेसिकली। अभी मैं कह रही हूँ मीजोडर्म से कवर्ड है, तो ये क्या बात है? एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से भी बन सकता है, तो उसको मैं बोलती हूँ एक्टोडर्म डिराइव्ड एपिथेलियल टिश्यू। वो मीजोडर्म से भी बन सकता है, तो मैं कहती हूँ मीजोडर्म से एपिथेलियल टिश्यू बना है। और एंडोडर्म से भी बन सकता है, तो मैं उसको कहती हूँ एंडोडर्म से बना हुआ एपिथेलियल टिश्यू। सिर्फ एपिथेलियल ही एक ऐसा टिश्यू है जो कि तीनों जर्म लेयर से बनता है, बाकी सभी टिश्यूज का डिसाइडेड होता है। जैसे कि ब्रेन वाला नर्वस टिश्यू हमेशा एक्टोडर्म से बनता है। ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, याद रखनी है। देन कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू हमेशा मीजोडर्म से बनता है। एक एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन उसकी मर्जी नहीं है आज मैं इससे बनूंगा, आज मैं इससे बनूंगा, नहीं। बॉडी की पोजीशन पे डिपेंड करता है, बॉडी में कहाँ पे तुम बना रहे हो। सो ये वाली एपिथेलियम जो कि सीलोम को लाइन कर रही है, ये मीजोडर्म से बनती है, तो इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड एपिथेलियम। एम आई क्लियर विद दिस? एंड सच अ कैविटी इज कॉल्ड ट्रू सीलोम। सूडोसीलोम में क्या होगा? देयर इज अ कैविटी, कैविटी है परंतु वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। सूडोसीलोम। एसीलोम, नो कैविटी between body wall and elementary canal। ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल लिख लो, फिर मेरे को ये थोड़ा सा और डिटेल में बात करना है, क्योंकि मुझे तुम्हें पेरिटोनियम के बारे में बताना है। पेराइटल पेरिटोनियम क्या होता है, विसीरल पेरिटोनियम क्या होता है। देखो, ट्रू सीलोम आया था एनेलिडा से, एनेलिडा से, अर्थवॉर्म से। ठीक है। और एक बार तुम्हें पता है कोई एडवांस्ड फीचर आ जाता है तो हम इसको पीछे तो जाते नहीं है, तो ये कॉर्डेटा तक चलता रहेगा। ठीक है। सूडोसीलोम सिर्फ एक फाइलम में मिलता है, एस्केल्मिंथीस। ये क्वेश्चन आता है नीट में बहुत बार। विच इज द ओनली फाइलम विद अ सूडोसीलोम? कोई सीलोम जिसमें मीजोडर्म नहीं लगी हुई है, वो कहाँ मिलता है? एस्केल्मिंथीस। उससे सारे पहले जो हैं वो सारे एसीलोमेट आते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या सिर्फ हम प्लैटीहेल्मिंथीस के लिए एसीलोम कहते हैं कि सबके लिए कहते हैं? सबके लिए। इसमें आएगा पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा। नाइडेरिया टीनोफोरा तो एक ही जगह आते हैं हमेशा, है ना? एंड प्लैटीहेल्मिंथीस। एम आई क्लियर विद दिस? फिर मैं आगे चल रही हूं, अगर आप इससे क्लियर हैं तो। नहीं 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 नहीं, सबा बेटा तुमने गलत सुन लिया है। पॉरीफेरा का अगर तुमको क्वेश्चन आता है, मैं वंस और फॉर तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देती हूँ बेटा। सब लोग सुन लो, जो भी लोग सुन रहे हैं।
पॉरीफेरा अगर तुम्हें सिमेट्री पूछते हैं कौन सी है तो वो एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं है पॉरीफेरा में, पहली बात। कुछ पॉरीफेरन्स बहुत रेयर स्पॉन्जेस होते हैं जिनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री किसी स्पॉन्ज के पास नहीं होती है। एम आई क्लियर विद दिस? दीपक तिवारी देखते हैं बेटा, ओके। नाउ अब यही चीज जो मैंने लिखवाई है, मैं क्लास खत्म करने वाली हूँ बेटा, क्योंकि अभी अपना 1 घंटा हो गया है, ठीक है। मैं अभी 6 बजे वाली क्लास में तुम लोगों को मिलूंगी। एनसीईआरटी रिव्यू कर रहे हैं हम लोग, +2 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो भी बोर्ड दे रहा है या जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में oogenesis मैंने आधा कराया था, oogenesis का आज बचा हुआ पार्ट और फर्टिलाइजेशन पूरा कराने की मैं कोशिश करूंगी, प्लस एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम साथ में। सो 6 बजे वाली क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, ओके। अब ये वाली चीज को, ठीक है, मैं चलो कल कराती हूँ, अगली बारी क्लास में सीलोम को थोड़ा सा कंप्लीट कराती हूँ। तो अभी के लिए मैं क्लास बंद कर रही हूँ, ओके। इस तरीके से पूरा सिलेबस तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो। अगर तुम नीट का चैलेंज लेने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ पढ़ाई करके देखो, एंड देन यू विल फील दैट दिस इज द बेस्ट डिसीजन दैट यू टुक, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें बायोलॉजी रटवा दूंगी कि कब तक तुमको लर्न नहीं होगा, कब तक समझ में नहीं आएगा। जब मैं इतनी बार समझा दूंगी, इतनी बार रटवा दूंगी, इतने क्वेश्चंस करवा दूंगी, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो बायोलॉजी तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा ही होगा। एक बार तुम लोग पढ़ के देखो, जैसे भी तुम्हें सूटेबल हो, जब भी हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके देखो। ये कोड जरूर डाल देना। बेटर है कि अगले 2-3 दिन के अंदर तुम ये सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि मैं नवंबर में क्रैश कोर्स शुरू करने वाली हूँ और जो पहले 50 बच्चे होंगे उनको ही मैं अपने क्रैश कोर्स में आने का मौका दूंगी, क्योंकि बहुत खिचपच में मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, मुझे शांति चाहिए होती है। सो अगर तुम उन पहले 50 बच्चों में से होगे तो तुम मेरा क्रैश कोर्स अटेंड कर पाओगे। पूरी बायोलॉजी में बहुत कम समय में, बहुत सुपर फास्ट स्पीड में सब कुछ तुमको लर्न करा दूंगी, और सब कुछ तुम्हें पढ़ा तो दूंगी, समझा तो दूंगी, साथ में लर्न भी कराऊंगी, ठीक है। सो कोड डालोगे तो ही तुम्हें क्रैश कोर्स में जगह मिलेगी, प्लस तुमको 10% तुम्हारी फीस में से ऑफ होगा मेरी तरफ से, प्लस तुमको मेरे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, प्लस सीट मिलेगी क्रैश कोर्स में। ये कोड जरूर डाल देंगे, ओके। आई विल सी यू एट 6 PM। अभी के अभी अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशंस तुम लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू एट 6 PM। हिम्मत नहीं छोड़नी है अंत तक। जो भी बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है और जो नहीं भी पढ़ रहा, हिम्मत नहीं छोड़नी है अंत तक। अभी समय है, नवंबर में भी अभी 20 दिन पड़ा है, और उसके बाद भी हमारे पास 5 महीना है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, अंत तक हार नहीं माननी है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई विल सी यू एट 6 PM।